हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद केशा। आज की इस वीडियो में हम वर्कशीट 41 डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा वायु परिवहन से संबंधित है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जल परिवहन के बारे में बात की थी, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जल परिवहन का एक बहुत सस्ता और अच्छा साधन माना जाता है, जिसके माध्यम से हम बहुत भारी से भारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचा सकते हैं, जिनमें बंदरगाहों की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। आज की इस वीडियो में हम वायु परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर हम वायु परिवहन की बात करते हैं तो वायु परिवहन एक तीव्रतम और आरामदायक परिवहन का साधन माना जाता है। और जितने भी दुर्गम क्षेत्र हैं, जैसे ऊंचे ऊंचे पर्वतों की बात करें या मरुस्थलीय क्षेत्रों की बात करें या घने जंगलों की बात करें, तो उन क्षेत्रों में जो वायु परिवहन है ये बहुत ज़्यादा अच्छा और सुगम माना जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जाया जा सकता है। साथ ही साथ जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाएं ज़्यादा आती है या फिर प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत पहुंचाने के लिए भी वायु परिवहन का प्रयोग किया जाता है। तो वायु परिवहन के बहुत सारे लाभ हैं। तो चलिए अब हम वर्कशीट को डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों की वर्कशीट में स्टार्टिंग में ही दिया गया है कि वायु परिवहन जो है वो यातायात का बहुत तीव्रतम माध्यम है, साथ ही साथ ये एक महंगा माध्यम है, क्योंकि इसमें जो यात्रा करने में हमें बहुत सारा धन चाहिए होता है, हमें बहुत सारे धन की आवश्यकता होती है। और आप देखेंगे कि भारत जैसा विशाल देश, जहाँ पे अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंड है तो कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उन क्षेत्रों में भी वायु परिवहन जो है वो परिवहन का एक बहुत अच्छा माध्यम माना जाता है। इसका महत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और वायु परिवहन का प्रयोग न केवल आंतरिक परिवहन के रूप में किया जाता है, बल्कि एक देश से दूसरे देश के मध्य संपर्क स्थापित करने के लिए भी हम वायु परिवहन का प्रयोग करते हैं। अगर हम आंतरिक परिवहन के रूप में मतलब अपने देश के अंदर ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए भी हम वायु परिवहन का प्रयोग कर सकते हैं, और देश के बाहर भी एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए भी हम वायु परिवहन का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा माध्यम माना जाता है परिवहन का। आपको दिया गया है कि यात्रा और माल परिवहन के अलावा देश की रक्षा के लिए भी जो वायु यातायात है इसका काफ़ी विकास किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश की थल, जल और वायु तीनों से रक्षा करना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। फिर आगे आपको दिया गया है कि आपातकाल के समय, यानी जब देश में अचानक भूकंप आ जाए, चक्रवात आ जाए, भूस्खलन आ जाए, तो उस समय भी आपातकाल की स्थिति में हम वायु परिवहन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सुविधा प्रदान करने वाला एक परिवहन माना जाता है। क्योंकि जिस समय देश में आपातकाल की कोई स्थिति होती है तो उस समय जो बसेस हैं या फिर हम बात करें ट्रेन हैं, इनका प्रयोग नहीं किया जाता। उस समय वायु परिवहन के माध्यम से ही जो सेवाएं हैं, जो सहायता है, वो लोगों तक पहुंचाई जाती है। इसमें आपको दिया गया है कि 1990 और 91 में जो खाड़ी युद्ध के दौरान जॉर्डन और अन्य खाड़ी के देशों से नागरिकों को वापस लाने के लिए भी वायु परिवहन का प्रयोग किया गया। अगर 1990 और 91 की खाड़ी युद्ध की बात करें तो इसे इंग्लिश में गल्फ वॉर भी कहते हैं, जो अमेरिका और इराक के बीच में हुआ था। अमेरिका ने 38 देशों के साथ मिलकर इराक के ऊपर हमला किया था। तो इस वॉर में हम नहीं जाएंगे, तो बस यहाँ पे ये बताना आपको ज़रूरी था कि ये वॉर है क्या, इसलिए मैंने आपको थोड़ी सी हिंट दे दी। अब देखोगे इस वॉर में भी लोगों को, जो लोग फंसे हुए थे, नागरिक फंसे हुए थे, उनको लाने के लिए भी उस समय वायु परिवहन का ही प्रयोग किया गया था। अगर आज के समय की बात करें 2020 की, तो आज के समय में जो कोरोना महामारी है, जब कोरोना महामारी बहुत तेज़ी से स्टार्टिंग में फैली थी और जैसे जैसे अब और भी ज़्यादा फैल रही है, तो उस समय चाइना से और दूसरे देशों से जो हमारे देश के नागरिक हैं उन्हें वहाँ से वापस अपने देश में लाने के लिए भी आप देखेंगे कि जो वायु परिवहन है इसका प्रयोग ही किया गया था। इस प्रकार से आपातकालीन स्थिति में या आपदाओं के समय जो वायु परिवहन है इनका प्रयोग ही किया जाता है। आपको दिया गया है कि हिमालय के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, जहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हिमालय के सुदूरवर्ती क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो जहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं, उबड़ खाबड़ सड़कें हैं, तो वहाँ पर ना ही प्लेन सड़कों का निर्माण किया जा सकता है, ना ही रेलवे के लिए पटरियाँ बिछाई जा सकती है। तो वहाँ पे सड़क और रेल सुविधा का काफ़ी अभाव होता है। तो उन क्षेत्रों में भी वायु परिवहन का ही प्रयोग किया जाता है, एक स्थान से या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए। तो दिया गया है कि वायु यातायात के द्वारा डाक सामग्री भी तीव्रता से पहुँचाई जा सकती है। यानी आपको कोई सामान भेजना है
कोई वस्तु भेजनी है तो वायु परिवहन के माध्यम से वो वस्तु काफ़ी जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जा सकती है। फिर आगे आपको दिया है वर्कशीट में कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण जो है वो 1953 में हुआ था। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करती हैं। अगर एयर इंडिया की बात करें तो घरेलू यानी अपने देश में ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए सेवाएं प्रदान करती है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे यानी एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए या वस्तुओं को पहुंचाने में भी ये वायु सेवाएं प्रदान करती है। फिर आगे आपको दिया गया है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। ये देश के अगम्य और दुर्गम भागों में यानी जैसे उत्तर पूर्वी क्षेत्र है जहाँ पर उबड़ खाबड़ सड़कें हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर की बात करें जो पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है और बहुत ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये यहाँ पे आप देखेंगे इतना ज़्यादा दुर्गम क्षेत्र है कि इन क्षेत्रों में ना ही रेलवे की पटरियाँ बिछाई जा सकती है, ना ही प्लेन सड़कों का निर्माण कराया जा सकता है। तो इन क्षेत्रों में पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड है, ये इन आंतरिक भागों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं ताकि जो लोग हैं वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके या वस्तुओं का भी आवागमन हो सके। फिर आगे आपको दिया गया है कि भारत में वायु परिवहन की जो सुविधा है उसकी शुरुआत 18 फरवरी 1911 में हुई, जब इलाहाबाद से नैनी तक वायुयान से डाक ले जाया गया। ये दुनिया की पहली मेल सेवा थी। ये क्वेश्चन कई बार आपका 1 नंबर में एग्ज़ाम में भी आ जाता है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि भारत में जो पहली मेल सेवा है वो इलाहाबाद से नैनी तक करी गई थी, वायुयान के माध्यम से डाक लाया गया था। और भारत में वायु परिवहन की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी आपकी 18 फरवरी 1911 को। प्यारे बच्चों, आगे आपको वर्कशीट में दिया है कि भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। तो आपका भारत का पहला प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा जो सांता क्रूज मुंबई में है। दूसरा आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो पालम दिल्ली में है। तीसरा है आपका सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जो दमदम कोलकाता में है। चौथा है आपका मीन मबक्कम हवाई अड्डा जो चेन्नई में है। तो ये आपके 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस वर्कशीट में बेसिकली आपको वायु परिवहन के बारे में दिया गया है। छोटी सी वर्कशीट है लेकिन काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल है। सारी चीज़ें आप लोगों को दी गई है, आप लोग इसे एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आगे हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एयर इंडिया से जुड़े कुछ देशों के नाम लिखिए। अगर हम एयर इंडिया से जुड़े कुछ देशों के नाम बताएं तो इसमें आपका फ्रांस है, कनाडा, जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सारे देश जो हैं वो एयर इंडिया से जुड़े हुए हैं। इसे आप लिख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन महत्वपूर्ण क्यों है। अगर हम उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो वहाँ पे वो पहाड़ी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में ना ही सड़क का निर्माण किया जा सकता है, ना ही रेल परिवहन की सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं, इसलिए वहाँ पर वायु परिवहन का प्रयोग ही किया जाता है। और उन क्षेत्र में आप देखोगे ये कई नदियों का उद्गम स्थल भी है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जिसके कारण समय समय पर वहाँ बाढ़ आते रहते हैं। तो ऐसे में जो वायु परिवहन है ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ये आप लोगों को वर्कशीट के अंदर ही दिया गया है। ये आंसर आप लोगों को वर्कशीट के अंदर ही दिया गया है कि 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपातकालीन परिस्थिति में कौन सा परिवहन सबसे अधिक उपयुक्त होगा। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है, आपातकालीन परिस्थिति में जो वायु परिवहन है वो सबसे अधिक उपयुक्त होगा। तो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इनके आंसर भी क्लियर हो गए होंगे। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो कमेंट करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।